हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी राजपूत की चित्रकला पढ़ेंगे। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम नए जोश के साथ, नए सोच के साथ, नए धैर्य के साथ, और धैर्य बनाए रखिएगा। देखिए, श्रृंगारिक चित्रकला जो 1600 से 1850 ईस्वी तक मानी जाती है। तो हम देखेंगे कि इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ। इन सब चीज़ों पर हम अपना दृष्टि केंद्रित करते हैं। देखिए, राजस्थानी चित्रकला का उद्भव एवं विकास। राजस्थान में चित्रकला की एक सुदृढ़ परंपरा रही है। धर्म के समान राजस्थान के सामाजिक संप्रदायों में भी 8वीं से 10वीं शताब्दी तक तत्कालीन राजस्थान की गुजराती शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली से विकसित हुई। आगे चलकर इसी परंपरा में राजस्थानी शैली का विकास हुआ। सब मिला जुला कर ये कि 8वीं से 10वीं शताब्दी में जो गुजराती शैली पाल को छोड़कर, ठीक है, जैन शैली, अपभ्रंश शैली, गुजराती शैली का ही विकसित रूप राजस्थानी शैली है बस। ठीक, ऐसे समझो। 12वीं शताब्दी में कागज़ का उपयोग होना शुरू हो गया था, जिससे चित्रकला में क्रांति आ गई थी, क्योंकि इसके पहले जो है ताड़पत्र पर बनते थे। तो चलिए नोट्स, इसे तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन का ये है। 15वीं शताब्दी भारतीय चित्रकला में सांस्कृतिक उत्थान की शताब्दी के नाम से विख्यात है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। पहले आप ये देखिए चित्र, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अनुपम चित्र है। अब देखिए, राजस्थान की चित्रकला जो है, ठीक है, राजस्थान की चित्रकला के जो प्रमुख प्रमाण हैं, कहाँ से मिलते हैं, क्या है, हम उसको देखते हैं। तो राजस्थान चित्रकला का सर्वप्रथम प्रमाण 1451 में मिला था। किस में मिला था? तो ये मिला था बसंत विलास में। ठीक है, बसंत विलास में मिला था। अब आगे देखते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पर ग्रंथ हैं जिसे हमें देखना अनिवार्य है, जिसे महापुराण, मृगावती, चौर पंचाशिका, लौर चंद्रा, गीत गोविंद, रागमाला। कौन कौन? महापुराण, मृगावती, चौर पंचाशिका, लौर चंद्रा, गीत गोविंद, रागमाला, ये कुछ ग्रंथ हैं। इसके बाद आप देखिए, काल खंडालवाला ने 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ को राजस्थान कला का स्वर्ण युग माना है। क्या? राजस्थानी कला का स्वर्ण युग माना है। किसने? काल खंडालवाला ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। राजस्थानी कला का सबसे पहला वैज्ञानिक विभाजन आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग में 1916 में किया था। किस पेंटिंग में किया था? तो ये किए थे राजपूत पेंटिंग में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब हम देखते हैं कि नामकरण को लेकर देखते हैं। तो देखिए, राजस्थानी चित्रकला का नामकरण पश्चिमी शैली, अपभ्रंश शैली बराबर राजस्थानी शैली, यानी कि पश्चिमी शैली, ठीक है, पश्चिमी शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली, पश्चिमी शैली भी इसे कहते हैं, और अपभ्रंश शैली का ही विकसित रूप ये है। तो आगे पढ़ते भी पता चल जाएगा। 1829 में कार्ल टाड ने अपनी पुस्तक इनायल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव राजस्थान, क्या? इनायल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव राजस्थान में राजस्थानी सिद्ध किया। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि राजस्थान को भारत सरकार 1956 में नामकरण की मान्यता दिया था, और 1829 में कर्नल टाड ने अपने पुस्तक में इसे लिख दिया था। अब हम विभाजन देख लेते हैं कि ये जो राजस्थानी कला है, इसका विभाजन किस प्रकार से और कैसे हुआ है। ठीक है, देखिए, राजस्थानी शैली का विभाजन। पहला मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली के अंतर्गत
उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा, शाहपुरा, ये 4 आते हैं। मारवाड़ जो राठौर वंश है, मारवाड़ का जो राजा के वंश है राठौर वंश। बीकानेर, किशनगढ़, जोधपुर, अजमेर, नागौर शैली के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बचा आपका हड़ौती। हड़ौती हाड़ा वंश के राजाओं का आधिपत्य था। इसमें बूदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली आता है। ढूंढार शैली जो कछवाहा वंश के शासक थे, इसमें शेखावटी शैली, अलवर शैली और उनियार शैली के साथ साथ जयपुर शैली है, यानी कि 4 भागों में बटा था। तो पहला भाग जो इसका है मेवाड़ शैली, जहाँ के राजा सिसोदिया वंश के थे। इसी में जो है महाराणा प्रताप हुए थे। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, जो कि बहुत द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये इसमें चीज़ें सिर्फ ऐड की गई है, बाकी चीज़ें हटा दी गई हैं। तो देखिए, मेवाड़ का नाम वहाँ निवास करने वाली मेड़ जात के नाम पर रखा है। यहाँ की चित्रकला के प्रारंभिक नमूनों में शावक प्रतिक्रमण सुतचूर्णी, शावक परिक्रमण सुतचूर्णी, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा का काल आंतरिक शांति का काल था। डगलस, बैरेट एवं बेसिल ग्रे ने चौर पंचाशिका शैली का उद्गम मेवाड़ शैली माना। उन्होंने कहा कि जो चौर पंचाशिका ग्रंथ है, इसका जो उद्गम केंद्र है वो मेवाड़ है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो। अब हम देखेंगे महाराणा कुंभा का क्या योगदान है, ये देखेंगे। तो महाराणा कुंभा जिनका शासनकाल है 1433 से 1468। वह स्वयं कवि, कला प्रेमी, संगीतकार थे। आपके काल में सूत्रधार मंडन द्वारा रचित देवता मूर्ति प्रकरण प्रमुख है। राणा कुंभा के ग्रंथ संगीत राज में नाट्यशालाओं के चित्रों का उल्लेख है। मेवाड़ स्थापत्य कला में उनका प्रमुख योगदान है। उन्होंने कुल 64 किलों में से 32 किला का निर्माण कराया है। ये किलो मतलब केजी मत समझना है, जो किला होता है, ठीक है, राजा महाराजा जो रहते थे, किला वो है। जैसे सिसोदिया का किला, मेवाड़ सिंह का किला, महाराणा प्रताप का किला, वैसे। तो 84 किला में से 32 किला अकेले बनाया है किसने? राणा कुंभा जी ने। कुंभलगढ़, मचानगढ़, आंचलगढ़ एवं बसंतगढ़ प्रमुख दुर्ग है जो महाराणा कुंभा ने बनाया है। ये देखिए, ये है कुंभल दीवाल, कुंभलगढ़ का ये कुंभल दीवाल है। विश्व की दूसरी सबसे पहली है चाइना की दीवाल, दूसरे नंबर पर ये कुंभलगढ़ की दीवाल आता है। इसकी क्या विशेषता है वो हम देखते हैं। देखिए, नोट, कुंभलगढ़ के दुर्ग विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इसकी लंबाई 36 किलोमीटर, चौड़ाई 15 फीट है। लंबाई 36 किलोमीटर और चौड़ाई 15 फीट है। इसे कुंभल दीवार भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो लंबाई है, ठीक है, देखिए ये जो लंबाई है ये है 15 फीट। कितना? ये है 15 फीट। और जो पूरी इसकी, और ठीक है, देख पा रहे हैं ना आप? और जो पूरा इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब पूरा चारों तरफ का, वो 36 किलोमीटर में व्याप्त है। अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, आराम से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए। विजय स्तंभ गुजरात विजय पर बना है। जब गुजरात का विजय हुआ था तब विजय स्तंभ बनाया गया था। इसकी लंबाई 37.19 फीट, चौड़ाई 30 फीट है। यह 5 मंजिला बना है। आखिरी मंजिल को विष्णु मंजिल कहते हैं। ठीक है, यह अपनी मूर्त शिल्प के लिए जाना जाता है। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप देखेंगे अगर, तो उसको आप पाएंगे कि देखिए, राजस्थान के पुलिस और शिक्षा विभाग, कौन? पुलिस और शिक्षा विभाग में यह विजय स्तंभ के प्रतीक के रूप में है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के शिक्षा में जो है मछली और धनुष बना हुआ है, वैसे ही ये पुलिस में और शिक्षा विभाग में यह विजय स्तंभ जो है रखा गया है प्रतीक के रूप में।
ठीक है दोस्तों, आगे देखो। 15वीं शताब्दी में राणा सांगा के पुत्र भोज का विवाह मीराबाई से हुआ था। मीराबाई कृष्ण भक्त में भक्ति गीत जो मीरा पद के नाम से राजस्थान में गाए जाते हैं, इसी के आधार पर राजस्थानी शैली का चित्रण हुआ है या किया गया है। इसके बाद उदय सिंह राजा बने। राजा उदय सिंह ने अपनी राजधानी उदयपुर रखा। ठीक है, कहाँ उदय सिंह जब राजा हुए तो ये अपने ही नाम पर उदयपुर राजधानी रखा। इन्होंने भगवत पुराण चित्रित कराए। कौन कराया? उदय सिंह। आगे देखते हैं। आगे कड़ी में आप देख पा रहे हैं कि महाराणा प्रताप जो 1572 से 1596 इनका शासनकाल रहा, में अपने नए राजधानी चामुंड को राजधानी बनाया इन्होंने डोला मारू का चित्रण 1592 में कराया, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सम्मिलित है। करण सिंह ने जनाना महल और मर्दाना महल बनाया। तो अगर पूछ लिया कि जनाना महल मर्दाना महल किसने बनाया, तो करण सिंह ने। राजा जगत सिंह के समय मेवाड़ के चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, किसके समय में? तो राजा जगत सिंह का समय जो है मेवाड़ चित्रकला, देखिए यही मैं कन्फ्यूजन ख़त्म कर दूं। जब मेवाड़ में चित्रकला का माना जाएगा तो जगत सिंह को सही किया जाएगा, और जब मेवाड़ की पूरा कला माना जाएगा जिसमें संगीत, स्थापत्य ये सब होंगे, तब राणा कुंभा होंगे। लेकिन जब स्पेशल चित्रकला, जैसे मुगल में पूछा जाता है कि चित्रकला का विकास या चित्रकला का चरमोत्कर्ष, देखो जिससे उसमें कला का पूछा जाता है तो बहुत लोग, लेकिन जब चित्रकला का पूछा जाता है तो जहांगीर को बताया जाता है। वैसे चित्रकला का जब विशेष बात होगी तब राणा, ये राजा कहीं कहीं राणा भी होता है, जगत सिंह का नाम आएगा। उनके समय में साहित्य स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था। उनके विषय रीत काव्य, प्रेम काव्य, भक्ति काव्य और राग रागनी, ठीक है, राग रागनी प्रमुख था। इसके बाद उनके समय के बाद, इनके समय के बाद रागमाला 1628 में निसारुद्दीन और शहाबुद्दीन ने चित्रकारी की थी, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। राज सिंह 1652 से 1680 के समय नाथ द्वारा शैली के चित्रों का विकास हुआ। राज सिंह का पुत्र जय सिंह था। जय सिंह के समय में चित्रों का सर्वाधिक अंकन हुआ। सूरसागर के द्वारा लिखित सूरदास के दोहे, ठीक है, सूरसागर के द्वारा लिखित ये सूरदास होगा, सूरदास द्वारा लिखित सूरसागर के दोहे, ये चीज़ें इधर इधर आ गई है। ठीक है, 122 चित्र बनाए गए हैं। रामायण, महाभारत, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, पृथ्वीराज, रासो, रघुवंश आदि चित्रण जय सिंह के समय में हुआ था। किसके समय में? जय सिंह के समय में। ठीक है, अब आ गए हमारे अमर सिंह। तो आप जानते हैं कि अमर सिंह जो है शिव प्रसन्न महल और अमर विलास महल का निर्माण कराया था। इसके समय में चित्रों में रसिक प्रिया के 46 लघुचित्र उल्लेखनीय हैं। हमीर सिंह द्वितीय के समय बड़े पन्ने पर चित्रण शुरू हुआ था। ठीक, अमर सिंह ने जो है शिव प्रसन्न महल और अमर विलास बनवाया था, और हमीर सिंह जो है बड़े पन्ने पर इनके समय काम होने लगा था। मेवाड़ के इतिहास का अंतिम चरण महाराणा भीम सिंह का काल था। क्या अंतिम चरण महाराणा भीम सिंह का काल था? ठीक है, एक एक चीज़ आप याद रखिएगा, ये सब भूलने वाली चीज़ है नहीं और आप लोग भूलोगे भी नहीं, इस तरह मैं पढ़ा भी दूंगा। देखिए, महाराणा भीम सिंह जिनका 1777 से 1828 समय काल है राज्य करने का, जो चित्रकला के लिए विशेष उल्लेखनीय है। 1818 में मेवाड़ ने अंग्रेज़ों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके कारण मेवाड़ को मराठा और पिंडारियों की उत्पत्ति से मुक्ति मिल गई।
ठीक है, आगे देखिए। इसी क्रम में आ रहा है, इस काल में भूत चित्रों का निर्माण अधिक हुआ। मर्दाना महल, बाफना की हवेली, एक लिंग मंदिर के पीछे के निवास स्थान पर चित्र तथा कुंभलगढ़ नाथद्वारा में बने हुए हैं। महाराणा भीम सिंह का जुलूस साहबदीन ने चित्रित किया था। किसने? साहबदीन ने चित्रित किया था। क्या? महाराणा भीम सिंह का जुलूस चित्र। अब हम आगे देखते हैं कि विषय क्या क्या थे। ठीक है, हाँ, हम आगे देखते हैं कि मेवाड़ शैली के चित्रों के विषय क्या क्या थे। तो विषय निम्नलिखित थे, जिसमें भगवत पुराण, महाभारत, रामायण, कृष्ण लीला, गीत गोविंद आदि विषयों पर बनी थी। अगर हम चित्रों की विशेषता देखें तो देखिए, मेवाड़ के चित्रकार प्रकृति को अलंकृत रूप में चित्रित किया है। जल को अभ्रंश शैली के समान टोकरी बनाने वाले अफ्रिया से चित्रित किया गया है, जो अलंकरण युक्त है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद ये जो पुरुष आकृति है, क्या? पुरुष आकृतियाँ तथा वस्त्र। पुरुष आकृति लंबी गोल चेहरा है, लंबा पायजामा, सर पर पगड़ी या जूती और बड़ी बड़ी मूछें बनाई गई हैं। नारी की आकृतियों में स्त्रियों की मछली के समान आंखें बनाई गई हैं, यानी कि मीनाकृत। लहंगा पारदर्शी, कमर की चोली लटकी हुई, लंबी नाक, आभूषण, कर्णफूल, कंगन, बाजूबंद, पायल आदि पहनी हुई है। अब उस चित्र के जो आउटलाइन है, जिसे हम हाशिया कहते हैं, हाशिए प्रायः लाल रंग से बनाए गए हैं। कहीं कहीं पर हाशिए सपाट लाल और पीले रंग की पट्टी भी बना दी गई है। अगर रंग की बात करें तो इस रंग के अंतर्गत लाल रंग, पीला, नीला, सफ़ेद और पेंटिंग टेम्परा विधि से की गई है। इसमें जो भाव दिखते हैं वो कृष्ण लीला संबंधित विषय वस्तु को आधार बनाकर प्रेम, समर्पण, श्रद्धा, उपसर्ग, श्रृंगार आदि भाव को व्यक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो। आगे इसी क्रम में तो आता है देवगढ़ शैली। इसी क्रम में आता है ना, बिल्कुल। देवगढ़ शैली जो मेवाड़ की उप शैली है, हम सभी लोग अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो मेवाड़ सीमा से लगा देवगढ़ उदयपुर के उत्तर में 68 मील दूर एक प्रमुख ठिकाना है। महाराणा जय सिंह के राज्य में रावत द्वारिकादास चूर्णावत ने देवगढ़ ठिकाना का सन 1980 में स्थापित किया था। यहाँ तक ठीक। आगे देखो, वहाँ 16वें उमराव कहलाए यहाँ के राजा। देवगढ़, ये देवगढ़ है। ठीक है, देवगढ़ के अन्य महलों में हजारा की ओबरी, मोती महल आदि घटना देखने योग्य है। ये देखिए, सर्वप्रथम इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जो है श्रीधर अंगारे को जाता है। सन 1728 को जयपुर के माधव सिंह ने देवगढ़ की राजकुमारी से विवाह हो गया। महाराज की मृत्यु के बाद महारानी चूर्णावत जी जयपुर राज्य का संपूर्ण कारभार संभाल रही थी। यहाँ निर्मित रावत जसवंत सिंह मुगल एवं जयपुर शैली का प्रभाव है यहाँ के चित्रों पर। यह चित्र म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट वेस्टर्न संग्रहालय में सुरक्षित है। इसके बाद जब महाराजा भीम सिंह का राज्यकाल जो है 1786 से 1824 है, में देवगढ़ के राघवदास एवं मेवाड़ के संबंध स्थापित हुए। भौगोलिक, वैवाहिक, रक्त और सांस्कृतिक संबंधों के कारण क्रमशः मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ की विशेषताओं को अंगीकार कर चित्रकार ने चित्र बनाए हुए हैं। अब अगर हम देवगढ़ की विषय वस्तु देखते हैं कि देवगढ़ शैली में
में जो चित्रकला की विषय वस्तु क्या रही है, तो हम इसमें पाते हैं कि रामायण, महाभारत, गीत गोविंद, श्री कृष्ण, शिकार, श्रृंगार, धार्मिक चित्र, ऐतिहासिक चित्र, ठीक है, और भी हैं, लोक कला से संबंधित हैं। अब हम देख रहे हैं किशनगढ़ के प्रमुख कलाकार और उनकी कृतियाँ क्या क्या हैं। तो देखिए, पहले हम देखेंगे जिनका नाम चोखा नाम से प्रसिद्ध है। चोखा, इन्होंने रावत गोकुल दास अपने दरबारियों के साथ होली खेलते हुए और गोधुल चित्र बनाया है। बैजनाथ की बात करें तो रावत नाहर सिंह जनाना में नाहर सिंह की प्रेमिका को प्याला देते हुए, कर्नल टाड की सवारी, रावत नाहर सिंह द्वारा सुअर का शिकार आदि प्रमुख चित्र हैं। बगता बनाए हैं कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार, शिकार के बाद की बैठक। ये हैं वीर कुंवर सिंह, जिसके बारे में हम लोग इतनी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। कमला ने रावत राघव दास का चित्र बनाया। इसके अलावा कमला, हरचंद, नंगा ये भी चित्रकार थे। नोट, रावत गोकुल दास घोड़े पर सवार 1811 में। रावत गोकुल दास श्रीनाथ जी की पूजा करते हुए 1811 में। शिकारी कुत्ते का चित्र 1806 में। सूर्य पूजा 1800 में। यह सभी वर्तमान में प्रिंस ऑफ द वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखी हुई है। कहाँ? प्रिंस ऑफ द वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखी हुई है। अब हम विशेषता देख लेते हैं कि ये जो देवगढ़ शैली है, ठीक है, इसकी क्या विशेषता रही है। तो देवगढ़ शैली में मेवाड़, मारवाड़, जयपुर शैली का मिश्रण प्रभाव दिखाई देता है, मिला जुला प्रभाव। इसमें मारवाड़ लोक कला का प्रभाव दिखता है। राजस्थानी पारंपरिक शैली से भी घनिष्ठ संबंध है। मोटी रेखाएं शिकार के अधिक दृश्य हैं। सभी खनिज, चटक एवं रंगों का प्रयोग किया गया है, टेम्परा विधि से बनाया गया है। अब हम पढ़ेंगे नाथ द्वारा। क्या? अब इसी की मेवाड़ की जो है उपशैली है नाथ द्वारा, हम उसको पढ़ेंगे। तो देखिए, इसके अंतर्गत उदयपुर से 5 मील उत्तर दिशा में पहाड़ों के मध्य श्रीनाथ द्वारा कला और संस्कृति के प्रमाण उपलब्ध हैं। इस शैली के उद्भव और विकास श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना 10 फरवरी 1672 में हुआ था। कब? तो 10 फरवरी 1672 में हुआ था। ठीक है। मेवाड़ शैली का विकास महाराणा जगत सिंह के समय से ही रहा है, हमने पहले ही पढ़ा। आपने गोकुल ने स्वामी गिरधारी लाल के संगत कराया तथा उनसे असोतिया विलेज ग्राम में भेंट दिया। किंतु प्रमुख प्रत्यक्ष प्रभाव है श्रीनाथ जी में श्रीनाथ जी के स्वरूप की स्थापना ही माना जाता है। 1669 में औरंगजेब ने सभी मंदिरों को विध्वंस करने का जब आदेश दे दिया था, तोड़ फोड़ के लिए आदेश दे दिया था, तब जो है गोस्वामी श्री दामोदर जी और उनके चाचा गोविंद जी 30 सितंबर 1669 को गोवर्धन से निकले और इधर उधर भटक रहे थे। औरंगजेब के डर से कोई राजा उन्हें आश्रय नहीं दे रहा था। फिर मेवाड़ तो जो है राजपूतों की धरती रही है, वीरों का गहना रहा है राजपूत। तो मेवाड़ के महाराणा जय सिंह ने स्वीकार किया और 10 फरवरी, जब सब लोग भगा रहे थे कि मैं आश्रय नहीं दे रहे थे, तो जय सिंह ने कहा कि मैं आश्रय दूंगा। उन्होंने उनका आश्रय स्वीकार किया और 10 फरवरी 1672 को सिडार गांव के मंदिर का निर्माण कराया। तभी से इस गांव का नाम श्रीनाथ द्वारा पड़ गया। मेवाड़ वैष्णव धर्म का केंद्र बन गया इस प्रकार। अब और देखिए, तो नोट में 18वीं शताब्दी में निर्मित श्रीनाथ द्वारा जी के रूप में इस शैली के उदाहरण मिलने शुरू हो गए थे। ये हैं श्रीनाथ जी, ठीक है, हाँ यही हैं श्रीनाथ जी।
चिंता ना करो, यही है। ठीक है, देखो पिछवई कला यहीं से पनपी है। श्रीनाथ जी के पीछे जो कपड़ा लगा होता है उसे पिछवई कहते हैं। जैसे हम लोग जब फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो स्टूडियो में पीछे कपड़ा पर्दे के जैसा लगाए रहते हैं ना, सफ़ेद या नीला, तो वैसे ही उसे ही पिछवई कहते हैं। जब हम मंदिर के पीछे जो देवी देवता के लगाते थे, लेकिन उसमें उसके पढ़ें, आगे पढ़ते हैं, ठीक है, तब जानते हैं। श्रीनाथ जी के पीछे जो कपड़ा लगा होता है उसे पिछवई कहते हैं। उसे कपड़े पर श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्रण होता है। श्रीनाथ जी के पिछवाड़े कपड़े पर हर पहर बदलते हैं। ठीक है, जो पिछवाई कपड़ा होता था उसे हर पहर बदलते हैं। नोट, यहाँ के चित्रकार श्रीनाथ जी के सामने बैठकर चित्रण करते थे। जितना देर मंदिर खुला होता था उतने ही देर चित्रण करते थे। श्रीनाथ जी के जो है पिछवाई व कपड़े हर पहर बदले जाते थे। ठीक है, आगे देखिए, नाथ द्वारा के जो विषय हैं तो श्री कृष्ण लीला से संबंधित हैं, और जो विषय हैं वो गोपियाँ हैं, बाल कृष्ण हैं, कदम वृक्ष हैं और केले के वृक्ष, ये हैं। आज से 2 वर्ष पहले बाबा रामचंद्र जयपुर से यहाँ आकर बस गए थे। अब हम नाथ शैली के जो कलाकार हैं उनको देखेंगे थोड़ी थोड़ी करके, धीरे धीरे करके। तो देखिए इस क्रम में हैं, ध्यान से चल पढ़िएगा। नारायण, चतुर्भुज, रामलिंग, चंपालाल, घासीराम, तुलसीराम, उदयराम। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उदयराम के आगे बढ़ते हैं तो कृष्णदेव, हरदेव, हीरालाल, बैतूल, ये कलाकार हैं। और जो प्रमुख कलाकार कमला इलायची महिला कलाकारों में से एक थी। कौन? एक कमला, एक इलायची। नाथ द्वारा की बात हो रही है। ठीक है, आगे देखो। 19वीं 20वीं शताब्दी में नाथ द्वारा में व्यापारिक बहुत चित्रण करने लगे थे। यानी व्यापारिक के तौर पर जो लोग दर्शन करने आते थे वह चित्रों को खरीद कर ले जाते थे। 35 से अधिक राजवंशों ने अभी तक श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे हैं। तब से लेकर आज तक 35 से अधिक जो है ये हैं। अब हम पढ़ते हैं शाहपुर शैली। ठीक है, हाँ, हम पढ़ते हैं शाहपुर शैली। तो यह भी मेवाड़ की उपशैली है, जैसा हमने पढ़ा है। इसके चित्र शाहपुर के महलों और मंदिरों में की भित्तियों पर देखे जाते हैं। कपड़े पर बनी पाबू जी की तस्वीर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। माता जी का फड़ राजा गोपाल दास दरबारी के साथ होली खेलते हुए चित्रित किया गया है। और 1772 ईस्वी में रागमाला चित्र शाहपुर शैली में हुआ, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ है। अगर हम यहाँ के प्रमुख कलाकार की बात करें तो यहाँ कलाकार श्रीलाल जोशी, दुर्गादास जोशी जी हैं, पार्वती जोशी जी हैं। ठीक है, और यहाँ चित्रों की पृष्ठभूमि जो है पीली बनी है, बादल कुंडलीकृत बने हैं, और अन्य विशेषताएं जो रही हैं वो वही उपरोक्त विशेषताएं अन्य हैं जो हमने आगे देखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही उपरोक्त विशेषताएं रहे हैं। ऊपर देख लीजिए, फट चित्र है, देखिए बड़ा कर दे रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। चलिए, हम भी पानी पी रहे थे, पानी वानी हम भी पी लिए। देखिए, मारवाड़ शैली जो राठौर वंश यहाँ पर काम किए हैं। मारवाड़ के भौगोलिक पर्यावरण पर प्रकाश डालने वाले प्राचीन साधन उपलब्ध तो नहीं हैं, किंतु साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि मारवाड़ किसी समय समुद्रच्छिद्र था, यानी समुद्र में ढका हुआ था समुद्र। इस स्थान पर भील जात निवास करती थी और इसलिए मारवाड़ मरुस्थल, मरुभूमि या मरुप्रदेश नाम से जाना गया। यहाँ के राजा राठौर वंश के हैं, जैसा हमने यहाँ ही बताया कि मारवाड़ के राजा राठौर थे। भक्तिकाल की प्रसिद्ध कवित्री मीराबाई का जन्म 16वीं सदी में यही मारवाड़ में हुआ था।
ये है मीराबाई। तमामों इनके जो है चित्र मिलते हैं। कौन सा रियल चित्र है इसका कोई साक्ष्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, देखिए 18वीं सदी में लामा तारानाथ ने मारू क्षेत्र में श्रीधर नामक एक व्यक्ति का जिक्र किया, जिन्होंने पश्चिम भारत में यक्ष शैली की शुरुआत की। यह राजा शील के यहाँ आश्रय में था। कौन? श्रीधर नामक चित्रकार जो था वो राजा शील के यहाँ आश्रित था। फिर हम देखते हैं कि जोधपुर में लगभग 1000 से 1500 ईस्वी तक चित्रित जैन पोथियाँ प्राप्त हुई हैं, जो कल्पसूत्र व अन्य ग्रंथों का चित्रण पोथी रहा है। अब ये जो मारवाड़ शैली है, ठीक है, मारवाड़ शैली का पूर्ण विकास 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी तक रहा है। मारवाड़ में कला एवं संस्कृति को नवीन पर्यावरण देने का जो श्रेय है वो मालदेव जी को है। मालदेव जी ने बहुत अच्छा वहाँ पर पर्यावरण दिया था, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया था, इसलिए जो है मारवाड़ का जो विकास है उसका श्रेय इन्हें है। मालदेव के बाद राजा सूर सिंह गद्दी पर बैठे। वे कला संरक्षक और शासक थे। उनके शासनकाल में ढोला मारू, रसिक प्रिया, भगवत पुराण की सुलेखन कला यानी कैलीग्राफी का उल्लेख के उदाहरण मिलते हैं। ये देखिए महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक है, जब घायल हो जाता है देखो इसके पैर वैर पर कट गए हैं। ठीक है दोस्तों, आप तो कहानी पढ़े ही होंगे। हाँ, बस वही कहानी है जो आप सोच रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। राजा भीम सिंह के शासनकाल में मुख्य रूप से व्यक्ति चित्रण, दरबारी दृश्यों और जुलूस के दृश्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इनके समय 18वीं शताब्दी में दशहरा दरबार जोधपुर का सुंदर चित्र है। कौन सा? दशहरा दरबार सबसे प्रमुख चित्र है। अब इसके बाद आप मारवाड़ शैली का जो अंतिम महत्वपूर्ण चरण था महाराणा मान सिंह के शासनकाल में उभरा और अपने चरम पर पहुंचा। मान सिंह खुद कला प्रेमी शासक थे। उन्होंने मारवाड़ शैली के इतिहास लिखने में कर्नल टॉड की मदद की। मान सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए थे। जब वो आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ पर व्यापार करने, तो इन्होंने संधि कर लिया था, ठीक है भैया तुम हमें इतना पैसे दो और व्यापार करो। नाथ संप्रदाय में आस्था होने के कारण मान सिंह के काल में नाथ संप्रदाय पर बड़ी संख्या में पुस्तक लिखी गई। दौलत राम ने जलंधर नाथ जी के गुणों और पृष्ठभूमि का वर्णन करने वाली रचनाएं लिखी। प्रकाश अभय चंद्र ने नाथ चंद्रिका लिखी। तारकनाथ ने कोठी की महिमा रचना की। ये सभी शिव भक्ति से संबंधित हैं, जोड़ी हुई है। ठीक है, आगे देखो। उसके निर्देशन में कलाकारों ने अपनी मौलिक कार्यशैली का चित्रण परंपराओं में निर्वाह किया। इस समय प्रमुख चित्रकारों में अमर दास भाटी, दाना भाटी, शंकर दास, माधव दास और राम सिंह भाटी हैं। कौन कौन? अमरदास, दाना भाटी, शंकर दास, माधव दास, राम सिंह भाटी। इनके समय में चित्र राजरस के 63 चित्र नाथ संप्रदाय संबंधित हैं। ढोला मारू, शिव पुराण, नाथ चरित्र, दुर्गा चरित्र, पंचतंत्र, राग माला, कल्पसूत्र पर विस्तृत चित्र बने हैं। महाराजा तखत सिंह शासनकाल में शिवदास नाथ के चित्रकार हुक्का पीती हुई महिला का चित्र बनाया गया है। ये देखिए, मैं एक बात बताऊँ, मैं जब मैं चित्र सेट कर रहा था तो मैंने देखा कि जैसे आजकल लोग हुक्का सिगरेट नहीं पीते हैं, ऐसे एक बार मेरे मन में आया कि मैं ऐसे चित्र डालूं। फिर हमने सोचा कि यार ये जिस समय की है उस समय राजवाड़ा चलता था, आजकल की तरह स्त्रियों की तरह नहीं कि कैसे, तो कपड़े भी नहीं ठीक ठाक पहनी थी। इसलिए हमने निर्णय किया कि नहीं, इतिहास के साथ छेड़खानी ना किया जाए, जैसे वो है वैसे ही प्रस्तुत किया जाए। तो इसलिए हमने राजस्थान की जो विशेषता है, कला है, वहाँ की जो संस्कृति है, पहनावा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमने इस चित्र को सेट किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब इसके बाद हम देखते हैं मेवाड़ शैली की विशेषताएं जो हैं। मेवाड़ शैली की मूल रूप से जयपुर मेवाड़ बोधी शैली के विषय से अलग है। राधा कृष्ण विषय व अन्य शैलियों की अपेक्षा बहुत कम चित्रण हुआ है। यहाँ पहले से ही मेवाड़ शैली का बोलबाला रहा है, इसलिए ज़्यादातर पेंटिंग इस शैली के प्रभाव साफ साफ दिखते हैं। अब हम देखेंगे बीकानेर शैली। ठीक है दोस्तों, बीकानेर शैली जिसे उस्ता कलाकारों का राज था यहाँ पर। तो देखिए, उस्ता कलाकारों का राज, बीकानेर शैली। बीकानेर राज की स्थापना 1488 में मारवाड़ के शासक राव जोधा के दूसरे बेटे बीका जी ने की थी। बीकानेर के चित्र शैली का उद्गम का श्रेय यहाँ के उस्ता कलाकारों को जाता है। यहाँ कलाकारों को उस्ताद कहकर संबोधित किया जाता था। ठीक है, उस्ताद। तो लास्ट वाला जो ये दा शब्द है, इस दा शब्द को हटा दिया, इसलिए उत्साह कलाकार, ठीक है, उस्ता कलाकार कहलाए। और ये देखो, ऊँट और घोड़े की खाल पर चित्रण होते थे। ठीक है, आगे देखो। बीकानेर के राजा राय सिंह अकबर और जहांगीर के समकालीन विश्वास पात्र थे। इन्होंने अपनी पुत्री शहजादा सलीम से करके मुगल दरबार का संबंध मजबूत कर लिया था। यहाँ के श्रेष्ठ कलाकार उस्ता अली और उस्ता हामिद नकरुद्दीन थे। हरमन गोयट्स द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ बीकानेर किताब लिखी, जिसमें बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग की शुरुआत के बारे में बताया है। अब देखिए, वे कलाकार जिन्होंने राजा राजराज सिंह, राजा करण सिंह, महाराज अनूप सिंह के शासनकाल में बीकानेर शैली को उत्कृष्टता और शिखर पर पहुंचाया था। उन कलाकारों में जो कलाकार हैं उनके कुछ नाम हम ले रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला है नसरुद्दीन, शहाबुद्दीन, रहीम खान, नाथू मुराद, कायम लाफ्ट और शाह मोहम्मद। और इसके अलावा हैं रामलाल, ईशा, मोहम्मद इब्राहिम, अली रजा, शहाबुद्दीन और बहाउद्दीन। मुखरबिंद आदि कलाकार थे। ठीक है, और देखिए बीकानेर शैली की विशेषताएं। जब बीकानेर शैली की विशेषताएं पढ़ते हैं तो इसमें स्त्री पुरुष की आकृति जो है छराहरी बनाया गया है। अधिकांश पीला, गुलाबी और भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। चित्रों में भेड़, हाथी, हिरण, ऊंट, बकरी, सरस, तोता, मयूर, खुर्जा समावेश किया गया, किंतु ऊंट और घोड़े की प्रमुखता से दर्शाया गया है। यहाँ गुंबद प्रमुखता दिखाई देता है। बीकानेर की पेंटिंग में धूल भरे रेतीले टीलों के बीच दिखाई देने वाली हरियाली को दिखाने के लिए भूरे और हरे रंग का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार बीकानेर शैली में सूक्ष्म अंकन और मंद रंगभास प्रतीत होता है। अब आ गया किशनगढ़। किशनगढ़ उर्फ भारतीय मोनालिसा। ठीक है, चलो। भारतीय राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। मारवाड़ शैली प्रमुख चित्र शैली होने का श्रेय प्राप्त है किशनगढ़ को। किशनगढ़ रियासत में दरबार में यह शैली किशनगढ़ शैली नाम से प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है एरिक डिकिंसन और डॉक्टर फयाज अली को जाता है। किशनगढ़ की स्थापना की नींव किशन सिंह ने 1609 में डाली थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मुगल सम्राट जहांगीर ने किशन सिंह को किशनगढ़ का स्वामी स्वीकार किया, महाराज की उपाधि दी। इस शक्तिशाली राजा का निधन 1615 में 40 वर्ष की आयु में हुआ। उस समय वे अजमेर के गोविंद सिंह के शिविर में थे। मारवाड़ के शासक और उनके भाई भूर सिंह के दीवान थे। अब हम बात करेंगे कला का जो संरक्षण है, किसने कला का संरक्षण दिया है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो किशन सिंह के बाद सहसमल, जगमल, हरि सिंह
क्रमशः किशनगढ़ के उत्तराधिकारी हुए और ये तीनों भाई भाई थे, साहसमल, जगमल, हरकिशन सिंह। ठीक है, आगे देखो। महाराजा रूप सिंह का योगदान इस शैली की आधारशिला है। राजा रूप सिंह ने किशनगढ़ से लगभग 10 मील दूर रूपनगर को अपनी राजधानी बनाया। वे स्वयं विद्या प्रेमी कृष्ण भक्त थे। आपने कल्याण राय मंदिर में उनकी मूर्ति का निर्माण कराया। राजा रूप सिंह के उत्तराधिकारी राजा मान सिंह, जो स्वयं कला के संरक्षक थे, विष्णु के भक्त होने के नाते उन्होंने वैष्णव परंपरा से जुड़ी संरचनाओं का निर्माण कराया। उनके बेटे महाराज जय सिंह, जिनका शासनकाल 1706 से 1748 है, खुद धर्मपरायण व्यक्ति, कला संरक्षक, कवि, चित्रकार थे। उन्होंने 33 पांडुलिपियों और चित्रों को तैयार कराया। उस दौर के मशहूर चित्रकार निहाल चंद थे। निहाल चंद का नाम आना शुरू हो गया ना। चलो, उनके बेटे सावंत सिंह, अब यहीं से कहानी मोड़ लेगा। उनके बेटे सावंत सिंह, जो 1699 से 1764 तक शासन किए थे। महाराजा जय सिंह की जागीर के साथ साथ चित्रों की शाही कार्यशाला भी विरासत में मिली। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए सावंत सिंह, जो नागरी दास नाम से मशहूर थे, देखो सावंत सिंह का ही नाम नागरी दास था, वल्लभ संप्रदाय के गुरु रणछोड़ जी से शिक्षा प्राप्त किए थे। अब मैं यहीं आपको बता दे रहा हूँ कहानी। ये जो सावंत सिंह थे ना, इनकी जब प्रेम का बनी ठनी आई थी ना, तो ये उसको लव लेटर लिख रहे थे, और लव लेटर में अपना नाम उससे बता दी कि मैं अपना नाम सावंत सिंह नहीं लिखूंगा, नहीं तो पूरे समाज में अगर लव लेटर पकड़ा गया तो थू थू हो जाएगा। कहेंगे बताओ, राजा एक नौकरानी से प्यार कर रहा है, नैन मटक्का कर रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि मैं उस पर नागरी दास सिग्नेचर करूँगा, और जब नागरी दास उस लेटर पर लिखा रहेगा तो आप समझ जाना कि मैं ही दिया हुआ हूँ। ठीक है, इसलिए नागरी दास नाम से कहा जाता है। आगे देखो, मोनालिसा की विकास यात्रा। किशनगढ़ को उत्कृष्ट रूप देने का श्रेय 3 व्यक्तियों को है। पहला सावंत सिंह, जो अग्रणी कवि, चित्रकार और राम भक्त थे। दूसरा बनी ठनी महाराजा सावंत सिंह की प्रेयसी थी। और तीसरा मोरध्वज निहाल चंद, जो सावंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। ये रही मोनालिसा, जिन्हें बनी ठनी कहा गया। ठीक है, चलो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। बहुत शॉर्टकट में चीज़ों को बताया गया है। बनी ठनी अपने अद्वितीय सौंदर्य के कारण रूप चित्रण का आदर्श बन गई। स्वयं काव्यत्री कला प्रेम का होने के साथ साथ सिंह की प्रिया होने की अपनी आराध्य देवी राधा के रूप में प्राप्त कर लिया। इसी वजह से नायक नायिका के साथ राधा कृष्ण के चित्र में बनी ठनी को राधा यानी नायिका के रूप में दिखाया गया। इसके अलावा रासलीला के दृश्य में नायक को कृष्ण लिए भक्त राजकुमार सावंत सिंह एक खास शैली वाली आदर्श छवि को मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया है। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं कि 17वीं शताब्दी इस शैली की नई व पुरुष आकृतियों के चित्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, जो राजस्थान के अन्य चित्रों व शैली किशनगढ़ से प्राप्त भिन्नता रखती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप देखिए नोट्स। नागरीदास कविताओं का आधार बनी ठनी का रूप सौंदर्य चित्रित करने का श्रेय मोरध्वज निहाल चंद को है। इनके द्वारा चित्रित काव्य की संख्या 75 है, जो नगर सामुच्च नाम से जाना जाता है। इसके बाद नाम आता है राजा कल्याण सिंह। राजा कल्याण सिंह के शासनकाल में लाडली दास नाम का एक चित्रकार ने चित्रकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किशनगढ़ से संबंधित अधिकांश चित्र किशनगढ़ राजा के निजी संग्रहालय, दिल्ली संग्रहालय, कला भवन, भारत कला भवन, वाराणसी में इस शैली की कृतियाँ सुरक्षित है। किशनगढ़ शैली के कुछ बड़े चित्र नगर में भी बने हैं। ठीक है, मोनालिसा
के बारे में कौन क्या कहा है उसे देखते हैं। मोनालिसा की सराहना में कलाकारों के वाक्य। पद्मश्री राम गोपाल विजयवर्गीय का कहना है कि सौंदर्य शास्त्रीय गुणों से संपन्न किशनगढ़ शैली को समझने के लिए भावात्मक प्रमोद तथा संवेगात्मक आवेग की आवश्यकता है, न कि मात्रा बौद्धिक चेतना की। वस्तुतः दो आत्मा, काम और आध्यात्मिक प्रेम ही है जिनसे कि किशनगढ़ शैली का चित्रकला को जीवन दान मिला। ये कहे हैं राम गोपाल विजयवर्गीय ने। अब ये कृपाल सिंह शेखावत जी कहते हैं, किशनगढ़ स्कूल की बनी ठनी की पहचान उसकी आकर्षक उभरी हुई खास शैली वाली आँखों की तुलना अक्सर लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा की है, जो दुनिया भर में एक उत्कृष्ट चित्र मानी जाती है। 18वीं शताब्दी राजस्थानी चित्रकार निहाल चंद और उनके संरक्षक श्यामल सिंह सदा आभारी रहेगी। ठीक है। डॉक्टर मोहित प्रजापति कहते हैं कि अगर मारवाड़ शैली से मोनालिसा का जिक्र हटा दिया जाए तो वह रंगहीन चित्र के समान लगेगी। कहने का मतलब कि मारवाड़ शैली की जो पहचान है वो बनी ठनी ही है। अगर बनी ठनी को हटा दिया जाए तो बिना रंगहीन हो जाएगी मारवाड़ कला। यही इनका कहना है। ये बनी ठनी का एक पेंटिंग है। अब हम विशेषता देख लेते हैं कि बनी ठनी की क्या विशेषता रही है शैली की। तो किशनगढ़ शैली के चित्रों की विशेषताएं। प्रकृति चित्रण अगर देखें तो किशनगढ़ शैली की एक खास विशेषता प्रकृति का चित्रण, जिसमें झीलें, तालाब, जंगल, उपवन, जानवर, पंछी शामिल हैं। चित्रकार ने प्रकृति को भावुकता से अलंकरण एकता को अपनाया है। वर्ण विधान यानी कि अगर हम रंग की बात करें तो चटक रंगों का प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार मिश्रित रंगों का प्रयोग हुआ है। हल्की गुलाबी रंग का प्रयोग शरीर एवं आकाश हल्के नीले रंग से सुखद और शांति लगता है। पीला, हरा, नीला, काला, लाल, सिंदूरी आदि रंग का प्रयोग के साथ साथ सोने चांदी के रंग का भी प्रयोग हुआ है। विशेष श्याम रति भाव के चित्रण किया गया है। इसमें गीत गोविंद, भगवत पुराण, रुक्मणी हरण, नागरीदास के पद, दरबारी वैभव का चित्रण हुआ है। अगर हम यहाँ के चित्रकार की बात करें तो यहाँ जो चित्रकार हुए हैं किशनगढ़ के चित्रकार में अमरचंद, धारणा, भंवरलाल, छोटू, सुरेश, राम लालचंद, नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, सूरजमल, रामनाथ जोशी, सवाई राम, तुलसीदास और लाडली दास का नाम उल्लेखनीय है। आमेर शैली, जिसे राजस्थान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, इसे देखते हैं। राजस्थान की अन्य कला शैलियों में आमेर भी चित्रकला में प्रमुख केंद्र रहा है। उसके आसपास के क्षेत्र अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों से प्रभावित किया। अजमेर शहर में जहाँ राज दरबार और श्रवंथी संस्कृति के अधिक प्रभाव रहा, वहीं ग्रामों में लोक संस्कृति और ठिकानों में राजपूत संस्कृति का वर्चस्व भी बना रहा है। कुंवर संग्राम सिंह के निजी संग्रहालय में अजमेर शैली के प्रमाणिक पेंटिंग मौजूद हैं। ये हैं कुंवर सिंह। ठीक है, हाँ, कुंवर सिंह। तो देखिए, कर्नल टाड इसे राजस्थान की कुंजी कहते हैं। अजमेर स्कूल की परंपरा किशनगढ़ और रूपनगर की कला को प्रभावित किया। कुंवर संग्राम सिंह का मानना है कि किशनगढ़ शैली का विकास अजमेर की कला से हुआ है। कहाँ से? किशनगढ़ का जो विकास हुआ है यहीं अजमेर की कला से हुआ है। जोधपुर के राजाओं ने अजमेर पर अपना नियंत्रण कर लिया। 1707 ईस्वी में राजा अजीत सिंह के शासनकाल के दौरान जोधपुर शैली का प्रभाव अजमेर की कला पर पड़ने लगा।
अजमेर में कलाकारों ने किशनगढ़ शैली के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जनिया का चांद, सावर का तैयब नाद, राम सिंह भाटी, जल जीवन, नारायण भाटी, माधव जी राम और अजमेर के कलाकार अल्लाह बख्श उन्ना हामिदा जो एक महिला कलाकार थी का विशेष योगदान रहा है। ये देखिए राजा पाबू जी का चित्र है, बहुत सुंदर चित्र है, रंगों से भी सुशोभित है, जबकि ज़्यादातर इसमें प्रत्यक्ष रंग का प्रयोग किया गया है। 1698 में चांद कलाकार ने राजा बापू जी का अजमेर में सुंदर चित्र बनाया था, जो यही चित्र है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। नागौर शैली, जिसे हम सपाद लक्ष्य के चौहान कहते हैं, नागौर शैली। देखिए इसके बारे में क्या क्या है तो हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं थोड़ा मोड़ा। देखिए, प्राचीन काल से मारवाड़ का नागौर क्षेत्र अपने संस्कृति मेलजोल के इतिहास में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इतिहास में इस अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे नागपुर, अहीरपुर और नगर छत्र। सदियों से भारतीय कला विरासत में जैन परंपरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैन साधु द्वारा निर्मित सचित्र पांडुलिपियाँ विशेष उल्लेखनीय है। यहाँ पर ये देखो पांडुलिपि है। बारहवीं शताब्दी में खतरबख्श भिक्षुओं ने लकड़ी की पांडुलिपियाँ तैयार की थी। इसकी स्थापना जो है, नागौर की स्थापना सलाद लक्ष्य के चौहानों ने की थी। मुस्लिम काल में मोहम्मद गजनी ने इसे स्वतंत्र राज्य घोषित किया था। जोधपुर के शासक अजीत सिंह ने नागौर का सिंहासन अपने बेटे बखत सिंह को सौंप दिया। किसने? अजीत सिंह अपने बेटे बखत सिंह को सौंप दिया। नागर शैली में हल्के रंगों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। पारदर्शी कपड़े इस शैली की एक खास विशेषता है। कौन सी? पारदर्शी कपड़े। बारीक और बहती हुई रेखाएं दिखाई देती हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं सलाद लक्ष्य के चौहानों का है। अच्छा है, आगे देखो। डॉक्टर R.A. अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में भारत कला भवन वाराणसी के संग्रह में नागौर शैली के चित्र हैं। फिर भी कुल मिलाकर नागौर शैली के लेख युक्त चित्र की मात्रा कम है। ठीक है, क्या है? इसकी मात्रा जो है कम है। वृद्धावस्था के चित्र नागौर शैली की प्रमुख विशेषता है। जो बूढ़े लोगों का या वृद्ध लोगों का चित्र बना है वो यहाँ की विशेषता है। 1720 में ठाकुर इंदल सिंह का चित्र इस शैली का प्रमुख चित्र रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यह शैली स्पष्ट रूप से प्राचीन चित्रों से निकली हुई आकृति को दर्शाती है, जो बखत सिंह के समय बने शहर के किले, मंदिरों के राजप्रसाद द्वारा बनाई गई भित्ति चित्रों में साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या क्या हुआ था? यहाँ राम प्रसाद द्वारा बनाई गई भित्ति चित्रों पे साफ साफ दिखाई देता है। किसके समय? बखत सिंह के समय। नागौर शैली के बारे में आप पढ़ें, अभी ही पढ़ें कि सलाद कच्छ का चौहानों का राज था। देखिए, नागौर शैली के चित्रों की शैली उत्कृष्ट थी, फिर भी सभी पेंटिंग बेहतरीन चित्रों में जो है भावपूर्ण विषय जो है, देखिए फिर से देखिए, नागौर शैली के चित्रों की शैली उत्कृष्ट थी, फिर भी सभी पेंटिंग बेहतरीन शैली, जिनमें ज़बरदस्त प्रवाह, शानदार रेखांकन, कुशल संयोजन की खासियत है। विषय के मूल भाव को स्वाभाविक रूप से सफलतापूर्वक दर्शाती है। इस नागौर शैली के सभी
राज दरबारों के दृश्य के अलावा अन्य विषय पर लघु चित्र बने हैं। इस प्रकार नागौर शैली की विस्तृत अध्ययन की और आवश्यकता है। अब आ गया ये हड़ौती शैली, जिसे रंग महल नाम से जाना जाता है। किसे? रंग महल। तो हम आगे देखते हैं इसके बारे में, रंग महल के बारे में हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हड़ौती जो है, क्या हड़ौती, हड़ौती चित्रकला जो है, ये यार ऊपर से ये ले रहा है, थोड़ा नीचे कर ले बस। हड़ौती चित्रकला का इतिहास राजस्थानी चित्रकला के साथ साथ विकसित हुआ, जिसमें बूंदी, कोटा, झालावाड़ शैलियों के साथ साथ अन्य स्थानीय रियासतों की कलात्मक परंपराओं को भी हड़ौती के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। बूंदी शैली के पीछे का एक इतिहास है जो 13वीं सदी में अपने चरम पर पहुंची थी। इसके बाद राव छत्रसाल ने प्रसिद्ध चित्र रंग महल बनवाया, जो सुंदर भित्तियों के लिए जानी जाती है। ये देखिए, राजा उम्मेद सिंह साहिब द्वारा निर्मित भित्ति चित्र है। निसर्ग और राजस्थानी विचारधारा का आरंभिक केंद्र ये रहा है। ठीक है, आगे देखिए। 14वीं सदी के मध्य 1398 में राव देवाजी द्वारा बूंदी शैली की शुरुआत हुई। सुरजन 1554 के समय में मेवाड़ शैली पूर्ण रूप से प्रभावित थी। राव सुरजन के पौत्र राव रतन सिंह ने अपने राज्य में अनेक कलाकारों को संरक्षण दिया। शत्रुशाल के पुत्र भाव सिंह दरबार में मतीराम नामक कवि चित्रकार रहता था। भाव सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह दक्षिण की लड़ाई में कला पर दक्षिण शैली का अधिक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, राजा उम्मेद सिंह के शासनकाल में 17वीं शताब्दी की कृतियों का चित्रण में एक नया मोड़ आया। इसमें सरल भावनाओं और प्रकृति की विविधता को दिखाया गया है, जिसमें कई रंगों में रंगे पक्षी और बादल सम्मिलित हैं। ये चित्र देखिए। पता नहीं क्या टच हो रहा है अब जब से मैं इस बार। चलो देखते हैं। हड़ौती शैली की दूसरी शैली कोटा शैली है। बूंदी राज्य के शासक राव रतन सिंह के दूसरे पुत्र माधव सिंह हाड़ा से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे कुछ परगने भेंट किए थे। 1631 में कोटा राज्य की स्थापना बूंदी शैली की ही शाखा कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का जो श्रेय है राजा राम सिंह को है। एक बात बताएं, जब हम राजा राव रतन सिंह का फ़ोटो जब लोड कर रहे थे सेट करने के लिए, तो जो पद्मावती फिल्म आया है उसमें जो शाहिद कपूर जो है बने हुए राजा रतन सिंह, उनका फ़ोटो बार बार ले रहा था। तो हमने कहा भाई उनका मत लगाओ, नहीं तो छेड़खानी हो जाएगी। ये देखिए, जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय का फोटोग्राफी का है। सत्रह 1771 में कोटा शैली में एक विशेष मोड़ आया, जिसमें वीर शिकारी कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह का सहयोग था। कोटा शैली की प्रमुख विशेषता शिकार चित्र है। यह परंपरा राजा राम सिंह द्वितीय के समय से फूली फलती रही, लेकिन ब्रिटिश प्रभाव के कारण बाद में इसका पतन होने लगा। हालांकि यह देखना सुखद है कि प्राचीन गुफा चित्रों हड़ौती शैली के समानता है। आज हड़ौती शैली बूंदी शैली, कोटा, झालावाड़ आदि क्षेत्र में शामिल है। अपने बेहतरीन चित्रों के लिए दुनिया में मशहूर भी है। अब हम पढ़ेंगे कोटा, जिसे शिकार का वर्चस्व।
ठीक है। हाँ, इतना रहने दे, इतना बहुत है। देखिए, बोधी शैली से 32 किलोमीटर दूर बसाया गया राजस्थान का समृद्ध नगरों में से एक है। कोटा शैली के बारे में 1952 से कुछ पहले ही पता था, जब कार्ल जी ग्रेयर एंडरसन ने अपना कलेक्शन लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम को दान किया, तो उनमें से कुछ चीज़ें जोड़ी गई थी। ठीक है। 17वीं सदी के आखिरी दौर में संगीत की एक खास शैली उभर कर सामने आती है। बोधी समर सिंह के शासनकाल के दौरान चंबल नदी के दाहिने किनारे पर नेता कोट्या नाम का एक भील राज्य मौजूद था। इस तरह इस इलाके का नाम कोट्या पड़ा। जब समर सिंह के तीसरे बेटे जैत सिंह कोटा के इलाके को जीता, तो समर सिंह खुश हुए और इसे जैत सिंह की जागीर के तौर पर दे दिया इसको, कि जा बेटा, तुमने इतना अच्छा काम किया है, ले जा, यहाँ की जागीर तू ले जा। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे ही कहा होगा ना। हाँ, देखिए, 1546 में मालवा के पठान केसर खान इतने मांडू के सुल्तान की सहायता से कोटा पर अधिकार कर लिया और अपने पुत्र भोज को गद्दी पर बैठा दिया। सुरजन सिंह की मृत्यु के बाद राव जोध शासक बने। उन्होंने अपने पुत्र हृदय नारायण को जागीर के रूप में कोटा प्रदान किया। फिर 1624 में मुगल जहांगीर ने हृदय नारायण से नाराज होकर राव रतन सिंह के बेटे माधव सिंह को गद्दी सौंप दी। कोटा में हड़ौती का दूसरा स्वतंत्र राज्य बना, जिसमें 360 गांव शामिल थे। 360 गांव शामिल थे। माधव सिंह के बाद अपने बेटे राव मुकुंद सिंह गद्दी पर बैठे। इन दोनों शासकों ने कोटा में वास्तुकला को बढ़ावा दिया। हालांकि शासनकाल में पेंटिंग बोधी कलम शैली का ही बोलबाला रहा है। राजा दुर्जनशाल के बाद अजीत सिंह और छत्रसाल गद्दी पर बैठे। कोटा शैली में राजा छत्रसाल के बने के समय अपनी अलग पहचान उभरी। इस दौर के कलाकार लच्छीराम, रघुराम, गोविंदराम, नूर मोहम्मद जैसे नाम उल्लेखनीय है। शाही संरक्षण में इन कलाकारों ने अपनी कलाकारी के अनूठे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। यह है शिकार के दृश्य। कोटा शैली के विकास उसके प्रमुख संरक्षण राजा उम्मेद सिंह के शासनकाल में बहुत तेजी से हुआ। उम्मेद सिंह घुड़सवारी और शिकार का बहुत शौक था, इसलिए वे कोटा झालावाड़ मार्ग पर स्थित घने जंगलों में शिकार करने जाया करते थे। उस दौर चित्रकारों ने शिकार के दृश्य दिखाए, जो कोटा शैली की एक खास पहचान है। ठीक है। कोटा शैली में राग रागनी के चित्र के साथ साथ नायिका भेद का चित्रण भी किया गया है। नायिका कुछ रूठी हुई सी है और नायक उसे मना रहा है। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत राम द्वारा हिरण का शिकार करते हुए चित्र किया गया है। साथ में लक्ष्मण और हनुमान भी दिखाए गए हैं।
हाथियों की लड़ाई का सबसे प्रसिद्ध चित्र यहाँ पर बना हुआ है। हाथियों की लड़ाई का सबसे प्रसिद्ध चित्र, जिसे पूरी तरह वीर रस में दिखाया गया है। नाथ द्वारा की तरह कोटा भी पुष्ट मार्गीय वैष्णव धर्म का केंद्र रहा है। राधा कृष्ण का एक चित्र है जिसमें वीणा धारी कृष्ण राधा के पास आए हैं। राधा बैठी है। झील में एक नाव दिखाई गई है, जबकि कृष्ण और बलराम पेड़ के नीचे बैठे हुए दिखाया गया है। सामने की तरफ गाय, बछड़े, साथ ही बंदर, मोर, अन्य पंछी हैं। यह चित्र 1700 के आसपास का यह चित्र है। राजस्थान शैली की ये भी एक धरोहर में से एक है। कोटा की शानदार भित्ति चित्रों में झाला जी की हवेली, राजमहल और देवता जी की हवेली विशेष उल्लेखनीय है। में देखा जा सकता है कोटा शैली की चित्रकारी मनमोहक है, जो अपनी स्वाभाविक सुंदरता और स्वतंत्र कलात्मक का आधार के लिए जानी जाती है। कोटा शैली की विशेषताएं देखिए, कोटा शैली की विशेषताओं में क्या है ये देख लेते हैं। कोटा शैली में महिलाओं के चित्रण बेहद खूबसूरत है। पतली कमर, भरे हुए वक्ष, बांसुरी बजाने की मुद्रा में होंठ जैसी विशेषता बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है, जो महिलाओं के आकर्षण और सुनहरे शरीर को दर्शाते हैं। उन्हें अपेक्षाकृत छोटे कद की महिलाओं के रूप में दर्शाया गया है, जिनकी आंखें तेज खंजर जैसी है, चेहरा आकर्षण है। उन्हें घाघरा ओढ़नी पहने हुए दर्शाया गया है। पुरुष आकृतियों की पहचान चौड़े विशाल कंधे, रवेदार व्यक्तित्व से होती हुई उनकी दाढ़ी, मूछें, तलवार जैसी तीखी नज़रें और मोतियों से जकड़े हुए परिधान पहने हुए हैं। साथ ही रंगों के बारे में कोटा शैली के चित्रकारों ने कई तरह के रंग का इस्तेमाल किया है। खासकर हल्के हरे, पीले, नीले का खुलकर प्रयोग किया है। विशेषता कोटा शैली के पेंटिंग में साफ दिखाई देती है। प्रकृति छटाओं में कलाकारों ने दूर दराज के जंगलों का शानदार नज़ारों की कल्पना की है, जिसमें पेड़ों, पौधों, पहाड़ी इलाकों के साथ साथ शेर, तेंदुआ, जंगली सूअर, अन्य जानवरों को दिखाया गया है। पशु पक्षियों में चित्रों में हाथी, घोड़े, शेर, चीता, सूअर, गाय, बछड़े, बंदर, पंछी आदि को चित्रित किया गया है। अब बूंदी शैली देखिए, बूंदी शैली के बारे में है। बिलावल संकेत की दोषी चित्त उदार, कुंजवध की लहर में विकल भई है नारी। ठीक है, ये कहावत है। बूंदी राज्य का क्षेत्रफल लगभग 2220 वर्ग मील है। मूल रूप से यह अन्य शासकों का निवास और राज्य था, और बाद में इसे हड़ौती नाम से जाना जाता है। बूंदी राज्य की राजधानी जिस कब्जे में थी, उसको राजा राव देव ने 1342 में बसाया था। उनके दादा का नाम बूदा था और उन्हीं के नाम पर बूंदी शैली नाम पड़ा हुआ है। ठीक है। अब सुरजनहाड़ा के शासनकाल में बूंदी मेवाड़ राज्य का हिस्सा बन गया। 1561 में जैसे सुरजन सिंह ने मुगल सम्राट अकबर से अधीनता स्वीकार की थी, जैसे ही सुरजन सिंह ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की, उसके बदले में चुनार का सिंहासन मिला। राम रतन सिंह के बेटे शत्रुसाल 1631 से 58 में अपने राज्य के कई कलाकारों को संरक्षण दिया। उनके बेटे भाव सिंह कला प्रेमी शासक थे, खासकर संगीत, कविता, चित्रकला के। उनके पुत्र भाव सिंह की कला प्रियता ने बौद्ध निवासियों को संगीत का वैभव प्रदान किया।
भाव सिंह के आश्रय में मतीराम नामक एक चित्रकार रहता था। ललित ललाम और रासरच के रचयिता ने कला प्रेमी और कलाकारों दोनों को ही प्रभावित किया। 1750 में बनाई गई उम्मेद सिंह के जंगली सूअर का शिकार करने वाली पेंटिंग सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग, प्रभावशाली पेंटिंग माना जाता है। हिंडोला रागनी का ये चित्र है, आप लोग देखे हुए हैं। आगे देखिए। कई विद्वानों ने इस शैली की पेंटिंग का अध्ययन किया, जिनमें डॉक्टर मोतीचंद, डॉक्टर प्रमोद चंद्र, कार्ल खंडेलवाला, श्री रामकृष्ण शास्त्री, ये 4 नाम जो हैं जो इस शैली के किए हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। WG आर्चर, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी भी हैं। बोधी शैली का एक संपूर्ण 12 मास्टा और हिंडोला रागनी का चित्र है। अब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे हम लोग झालावाड़ के समय। ठीक है, देखिए झालावाड़ शैली। हड़ौती शैली में झालावाड़ चित्रकला शैली का एक विशेष स्थान है। 1838 में महाराजा राज सिंह की सलाह पर पुरानी व्यवस्था खत्म कर दी गई और कोटा रियासत का हिस्सा कहीं निजामुद्दीन और चौमहला की पुरानी जागीर को अलग करके राजा जालिम सिंह के वंशज मदन सिंह हाड़ा को दे दिया। उसके पूर्वजों ने गुजरात में हलवद नाम की जगह पर अपनी किस्मत आजमाई। मारो सिंह भी कोटा के झाला सरदार माधो सिंह के नटा की छोटी जागीर देकर अपनी सेवा में ले लिया। ठीक है, रिकॉर्ड्स में कोटा के महाराजाओं की खास शत्रुशाल प्रथम गुमान सिंह, उम्मेद सिंह, किशोर सिंह के शासनकाल में दिखाए गए साहस और वीरता के साथ साथ कोटा के राजा की 4 बेटों की बहादुरी का भी वर्णन मिलता है। ये देखिए, ये है राज्य संग्रहालय झालावाड़। कितना अच्छा, एकदम महल जैसे। ये पहले महल था, अब इसे संग्रहालय बना दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ शाही शानो शौकत का चित्रण हुआ है। एक कमरा श्रीनाथ जी को समर्पित है। यहाँ मथुरा की महिलाओं के भी चित्र देखे जा सकते हैं। झालावाड़ राज्य संग्रहालय में मिली कुछ लघु चित्रकारी इस क्षेत्र की कला के कार्यक्रम को निर्धारित करने का आधार बनती हैं। अब ढूंढार मतलब सवाई प्रताप सिंह का शासनकाल। तो देखिए, प्राचीन काल में जयपुर अलवर क्षेत्र का अधिकांश भाग ढूंढार शैली के नाम से जाना जाता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि ढूंढार नामक राक्षस के कारण इस जगह का नाम ढूंढार था। ढूंढ नामक राक्षस के कारण इस जगह का नाम ढूंढार पड़ा। आमेर सदियों तक कछवाहा राजपूतों की राजधानी रहा। इस क्षेत्र की कला शैली के पुराने उदाहरण 1600 से 1614 के आसपास पेंटिंग में साफ साफ दिखाई देते हैं। आमेर शैली का दूसरा चरण मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल का है, जिसमें रीतिकाल से प्रभावित बिहारी जैसे कवि ने उनके दरबार में सेवा की थी। आगे देखिए, महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर शहर का निर्माण 1727 ईस्वी में कराया, अतः जयपुर को आमेर शैली की विरासत मिली। सवाई जय सिंह के बेटे ईश्वरी सिंह के शासनकाल में साहिब राम नामक एक प्रतिभाशाली कलाकार थे, जो असल में आकार में चित्र बनाते थे। साहिब राम आदम का चित्र बनाने में मशहूर थे। अब यही मैं एक चीज़ बता दूं, मेवाड़ में साहब राम नाम है और यहाँ पर साहिब राम है। ठीक है, साहब राम है, यहाँ पर साहिब राम है, तो कंफ्यूज मत होना। ये देखो सिसोदिया रानी का महल है।
कितना अच्छा है। माधव सिंह प्रथम के शासनकाल के दौरान का है ये। गलता मंदिर, सिसोदिया रानी महल, चंद्र महल, पुंडरीक की हवेली की चित्रकारी की गई है। सवाई प्रताप सिंह, जिनका समयकाल 1779 से 1803 है, कला प्रेमी और साहित्य में रुचि रखने वाले राजा थे। कृष्णलीला, नायिका भेद, जिसे नायिकाओं का वर्गीकृत किया गया है, राग रागनी और बारहमासा जैसे विषयों में शिक्षा दी जाती थी। वरिष्ठ चित्रकार साहिब राम और उनके शिष्य आदमगत पोर्ट्रेट बनाने में मशहूर हैं। ये चीज़ें हम ऊपर पढ़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखो। यह परंपरा सवाई जगत सिंह के ठीक है, यह परंपरा सवाई जगत सिंह के दरबार तक जारी रही। उसके बाद जयपुर पर कंपनी शैली का प्रभाव पड़ने लगा। कब? जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आ गए। 1775 में अलवर को राजधानी बनाकर सवाई प्रताप सिंह अलवर को अपनाने का अवसर लिया, जो ढूंढार शैली से प्रभावित थी। इसे राजा बख्तार सिंह और विनय सिंह के शासनकाल में अपनी विशिष्ट पहचान मिली थी। मेरा मुख सूख गया है पढ़ते पढ़ाते। अलवर उनियार शेखावटी शैलियों ने ढूंढार स्कूल के भीतर अपनी अलग पहचान बनाई। पिंक सिटी जयपुर का राजश्री दरबार मनमोहक रंगों से सजा हुआ और दुनिया भर में मशहूर। राजस्थानी चित्रकला के शुरुआती विकास के दौर में जयपुर शैली मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती शैलियों के साथ कला का इतिहास एक अहम स्थान रखती है। इसकी पहचान इसके प्राचीन और प्रमाणिक तारीख वाले उदाहरणों से होती है। अब हम पढ़ेंगे आमेर शैली। आमेर शैली कुछ विद्वानों ने जयपुर शैली के शुरुआती दौर में आमेर शैली युग कहा है। 16वीं सदी में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद 1562 में राजा भारमल ने अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दी थी। आमेर स्कूल की शुरुआती पेंटिंग यशोदा चरित्र 1591 में पांडुलिपियां जो आमेर शैली में चित्रित किया गया है। इसके बाद है महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय में सुरक्षित रज्मनामा की एक प्रति जयपुर के सूरत खाने में अकबर के लिए तैयार की गई थी, जिसमें बड़े आकार में 169 पेंटिंग है। इसमें जयपुर के चित्रकारों का जिक्र मिलता है। आमेर चित्र शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जय सिंह के शासनकाल में शुरू हुआ। इस दौर की पेंटिंग में मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये है बिहारी सतसई के चित्र। देख लिए, आगे चलो। रीतकाल में कवि बिहारी राजा के रत्न यानी विशिष्ट दरबारी थे, जो जैसे नवरत्न होते हैं ऐसे रत्न थे। रानी चंद्रावती 1639 की बात है। इनमें बिहारी सतसई, रसिक प्रिया, कृष्ण रुक्मणी वेल जैसी रचनाएं शुरू की। यह लोक शैली दिव्य युगल कृष्ण गोपी का चित्रण करता है। इसके बाद जय सिंह जयपुर शैली और कला संरक्षण है। इसके बाद राजा सवाई जय सिंह प्रथम दौर था, जो कला प्रेमी राजा थे। इन्होंने जयपुर को अपनी राजधानी बनाया। एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री होने के नाते उन्होंने वहाँ एक वैधशाला बनाई। चंद्र महल, जय निवास, तालक कोटरा और सिसोदिया महल जैसी शानदार इमारतें बनाई गई। इन्होंने जो है 36 कारखाने स्थापित किए, जिसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नौ और राग माला पेंटिंग है। साथ ही राजा सवाई जय सिंह ठीक है, राजा सवाई जय सिंह के बाद उनके पुत्र राजा सवाई ईश्वरी सिंह, जो 1743 में गद्दी पर बैठे,
उनके शासनकाल में कला का केंद्र आमेर से जयपुर स्थानांतरित हो गया। अपनी देख रेख में ईश्वर लाट और सिटी पैलेस का निर्माण इन्होंने कराया था। यहाँ जानवरों की भावनाओं के उनके दुख, डर, खुशी को सफलतापूर्वक दिखाया गया है। साहिब राम लाल चितेरा इस दौर के जाने माने मशहूर कलाकार रहे हैं। सवाई माधव सिंह, तो सवाई माधव सिंह जिनका शासनकाल जो है 1750 से 67 तक चला था। कलाकार चित्र बनाने के लिए पेंट की जगह हीरो और कीमती पत्थरों जवाहरातों का प्रयोग किया, जिसे हम लोग कला के क्षेत्र में मणिकुट्टम विधि या मणिकुट्टम शैली कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे महाराजा सवाई। ठीक है, महाराजा सवाई पृथ्वी सिंह के मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी संपत्ति अपने छोटे भाई सवाई प्रताप को सौंप दी। साहित्य और वास्तुकला के प्रति अपने प्रेम के कारण उन्होंने विश्व प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण का काम शुरू करवाया। दीने आम के साथ साथ प्रीतम महल, चंद्र महल, महिलाओं के लिए 5 मंजिला आवास का निर्माण किए। इन सभी में कलात्मक ढंग से सजाए गए दरवाजे हैं। जय निवास बाग को गीत गोविंद जी की मंदिर में बदल दिया गया। यानी पहले जो जय निवास बाग था, अब उसमें गीत गोविंद जी के मंदिर बना दिए गए हैं। और राजा प्रताप सिंह के दरबार में निम्नलिखित कलाकार मौजूद थे। उनमें से कुछ नाम हम ले रहे हैं, आप देखिएगा। सेवक राम, गोपाल, हुक्मा, चिमन, शालिग्राम, लक्ष्मण, और इसके अलावा लक्ष्मण के अलावा घासीराम, सीताराम आदि नाम उल्लेख है। ठीक है, अभी और भी है भाई। जीवन, रामदेव, कृष्ण, राधा कृष्ण, दयाराम, हीरा, मंगल, सीताराम नाम का उल्लेख जो है मिलता है। ठीक है, साथ ही अब हम पहुंच चुके हैं जो है, ये देखो, जीवन, कृष्ण, सीताराम, हाँ, शालिग्राम। देखिए, जीवन, रामदेव, राधा कृष्ण, दयाराम, हीरा, मंगल, सीताराम, राजू, काफ़ी कलाकार हैं। पेशु, गोविंद, मन्ना लाल, साहब राम, देवदास, राम जी दास, कांवला, सोना, दुसाला, हरिनारायण और गोविंद राम आदि कलाकार हैं। इधर देखते हैं महाराजा राम सिंह के दौर के बाद महाराजा जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में चित्रकला की पारंपरिक शैली अपने चरम पर पहुंची, जिसमें दरबारी चित्रकार इन कृतियों को बनाने में सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। इस काल की छवियां संजीवनी श्री शैलम वृत्ति साहित्य, देखिए, संजीवनी 1846 में, श्री शैलम वृद्धि साहित्य 1848 में, महाभारत 1850 में, भगवत गीता आचार्य दुसाध प्रताप नारायण पुरोहित की हवेली बहुत प्रसिद्ध है। ये महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट का एक बिल्डिंग है, जिसे आप देख पा रहे हैं। बहुत अच्छा और बहुत भव्य है। उस समय इतना अच्छा भव्य था, आज तो पूछो ही मत। ठीक है, सवाई राम सिंह ने कलाकारों की इस प्रवृत्ति को देखकर कला विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट 1857 में स्थापना किया, जो आज राजस्थान स्कूल के नाम से जाना जाता है। राजा के आदेश पर जयपुर की इमारतों को गुलाबी रंग से रंगाया गया। उसी दिन से इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे राजस्थानी शैली के चित्रों की विशेषताएं क्या क्या रही हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। देखिए,
16वीं से 19वीं सदी तक चित्रकला की दुनिया में राजस्थानी कला, जिसमें कई शैलियाँ और उपशैलियाँ शामिल थी, एक अहम स्थान है। अगर हम रेखा की बात करें तो एक खास विशेषता बारीक रेखा कला, इसमें बहुत कम रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी ये बिना किसी भारी भरकम सजावट और भाव की गतियों को बखूबी दर्शाती है। राजस्थानी शैली की पेंटिंग की मुख्य रूप से खेल कूद, आराम, मनोरंजन के विषय को दर्शाया गया है। इस शैली में किताबों में मौजूद ढेरों चित्र से भी यह बात झलकती है कि राजस्थानी स्कूल की अपनी खास पहचान के कारण ये कलाकृतियाँ कागज़ और कपड़े पर बनाई गई थी। अब हम शैली के बारे में देखते हैं। तो इसके शैली के बारे में, ठीक है, यह शैली पूरी तरह भारतीय है, इन पर किसी विदेशी का कोई प्रभाव नहीं है। एक चश्म चेहरे की अधिकता बनाई गई है, भाव प्रधान में आंतरिक अभिव्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। इन कलाकारों ने लगातार आंतरिक स्वरूप को दर्शाया है। अब अगर हम रंग योजना की बात करें तो इसमें पाते हैं कि इस शैली में लाल, पीले, गेरुआ, नीले अन्य रंगों का इस्तेमाल किया गया है। आलंकारिक कविता में इंसानी खूबियों का वर्णन अक्सर खास गुणों पर आधारित उपमाओं के जरिए किया गया है, जैसे आँखों की तुलना हिरन और मछली से की गई है। अब अगर हम प्रकृति को देखते हैं तो प्रकृति सौंदर्य में जो है, प्रकृति की सुंदरता के दृश्यों जिनमें जंगल, उपवन, पेड़ पौधे, फूल और हरियाली शामिल है। साहित्य, संगीत और चित्रकला का जो संबंध है दोनों का, इस शैली में दृश्य कला के साथ साथ साहित्य और संगीत को भी शामिल किया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण पुरुष और राधा को स्त्री की नायिका के रूप में दिखाया गया है। और आप लोग देखते हैं कि यह जो कला है, ठीक है, आप लोग देखते हैं कि ये जो कला है, ये कला राजस्थानी के सभी गुणों को लेकर जो है अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रख रही है। और राजस्थानी शैली की विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो लगभग अब ये ख़त्म होने वाली हैं। तो अब इसके बाद आएगा जो है कुछ और बची हैं 2-3। तो देखिए, हाँ, हम लोगों ने यहाँ के रंग को पढ़ लिया, अब आलंकारिकता को पढ़ते हैं। देखिए, संगीत भी हो गया, हाँ, अब यहाँ से पढ़ेंगे। भक्तिपूर्ण एवं धार्मिक ग्रंथ में प्रेरित रामायण, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों से लेकर गीत गोविंद के श्लोकों, रामानंद, कबीर, तुलसी, मीराबाई की रचनाओं तक के सब कुछ लिखे गए हैं। पृष्ठभूमि राजस्थानी की पृष्ठभूमि वृंदावन के कुंजों और बसंत चांदनी से जगमगा रही है। नारी सौंदर्य तो यहाँ की बहुत विशिष्टता है, नारी सौंदर्य तो ज़रूर देखना पड़ेगा। तो देखिए, राजस्थानी चित्रों में शास्त्रीय नृत्य परंपराओं के अनुसार नायक विभिन्न रूपों में चित्रित करने में भी अद्भुत कौशल दिखाया है। उन्होंने हर पहलू को इतने आकर्षण ढंग से प्रस्तुत किया है कि देखने वाला बरबस उसकी ओर खींचता चला जाता है। राजपूत शैली में चित्रकारों ने नारी सौंदर्य के चित्रण में अपनी कुशलता का प्रयोग किया है, प्रदर्शन किया है। हाशिए अगर देखा जाए तो हाशियों में राजपूत शैली में पेंटिंग में सिंदूरी रंग वाले बॉर्डर खास तौर पर ध्यान देने लायक हैं। साथ ही सजावटी डिज़ाइन सोने के वर्क्स यानी गोल्ड लीफ से बनाए गए हैं। अब ये है चित्र और आलेखन। राजपूत पेंटिंग के विषय और उसकी सुंदर रचनाएं रेखाओं के सामंजस्यपूर्ण तालमेल तैयार होती है, जो उच्च स्तर की कलात्मक निपुणता को दर्शाती है। अब हम देखते हैं इसका श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगारिकता को देखते हैं। इस शैली में बदलते मौसम के अनुसार राग और बारहमासा को दर्शाने वाली पेंटिंग महत्वपूर्ण साफ साफ दिखता है। ऐसी पेंटिंग श्रृंगार रस जो प्रेम और रोमांस की भावना को
अच्छे से व्यक्त करती है। पुश्तैनी व्यवसाय। राजस्थान के बाहर के चित्रकारों को वहाँ के शासकों के दरबार में संरक्षण मिलने लगा। उन्होंने चित्रकारी को अपनी जीविका का साधन बनाया और इस कला को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया। बस दोस्तों, अब आ गया पहाड़ी शैली। तो पहाड़ी शैली हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। पहाड़ी शैली यानी कि स्त्रियों का बेजोड़ चित्रण। तो इसमें हम जैसे पहाड़ी शैली है तो इसमें एक हम जो है कोटेशन रखे हैं, जैसे स्त्रियों का बेजोड़ चित्रण। तो ठीक है दोस्तों, ये सब बहुत अच्छी दर्शाया गया है। देखिए, अब आप थोड़ा सा एक और देख लीजिए कि गोल PhD आर्ट चैनल से आप जुड़े हुए हैं। ये सब जानकारी यहीं से जो है हम प्रसारित कर रहे हैं आपके पास। तो आप अपना ख्याल रखना। टेक केयर दोस्तों। 1.5 घंटे की जो है वीडियो बन गई। टेक केयर।